Okay, so thank you, sir. Thank you once again and very warm welcome on my YouTube channel Hot Talk. आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। सो कर्नल अजय, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 25 साल लगे यूएस डिप्लोमेट्स को इंडिया और यूएस के रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल क्लिंटन जब वो आए वाजपेयी के टाइम पे, फॉलोइंग बाय जॉर्ज बुश, और मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी वो साइन करी। फिर ओबामा, बाइडेन, सब ने ट्रैक करा और बहुत क्लोज रिलेशन होता रहा इंडिया अमेरिका का। बट ट्रम्प के आते ही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रम्प इज गोइंग टू बी मोर फियर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, प्रो इंडिया होगा, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठ गया। तो आपके क्या ओपिनियन है? ये कोई जियोपॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजिक मूव है, या ये जो बिटकॉइन का भी सुनते हैं हम मीडिया से, या रेयर अर्थ का है, ऑयल तो वहां पर है नहीं। तो व्हाट्स एग्जैक्टली इज योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है कि कहाँ रिलेशन जा रहा है यूएस और इंडिया का? ओके। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा से आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। अगर ये हम सब जानते हैं कि हम ब्लेम करते हैं कि चाइना को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना, ये नॉर्मल है। यूएसए के लिए भी लोग यही कहते हैं। और क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा था, आपने बिल्कुल सही उसको समराइज किया, 25 साल का। तो हमने भी एक जिसको एक गलत फहमी से जुड़ा हुआ वर्ड है उसको कहते हैं खुश फहमी पाल ली कि यूएस हमारा है। हालांकि हमें लगता रहा कि रजीम चेंज का यहाँ 2024 में प्रयास किया गया। क्योंकि आप ये भी समझें कि जो डीप स्टेट है यूएस की, वो अपना काम अपने तरीके से करती है। प्रेसिडेंट आते हैं, जाते हैं। तो वो रिलायबल पार्टनर का अगर आपने एग्जांपल देखा तो जितना उसमें उन्होंने पाकिस्तान से काम निकाला है पिछले 50 साल में, और जितनी बार उनको डंप किया है यूएसए ने, तो वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि एक छोटा सा देश, करप्ट देश, जो पैसे दे के कुछ भी कर सकता है, जिसको हम हीरा मंडी कहते हैं, उसको भी अगर यूज करके डंप कर सकते हो, तो एक भारत जैसा देश जो कि अगले 10 साल में यूएस की आंखों में आंखें डालेगा। आंखें में आंखें तो आज भी डाल रखी है मोदी साहब ने, बट अदरवाइज हम्म। कैपेसिटी वाइज, कैपेबिलिटी वाइज, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे मिलिट्री पावर की बात है, चाहे इकोनॉमिक्स की बात है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की बात है, तो भारत दिन दुगनी रात चौगनी करके तरक्की कर रहा है। और अमेरिका जैसे देश को क्लियरली दिख रहा है कि ये अनदर डिकेड एंड इंडिया विल बी सिटिंग वेयर चाइना इज सिटिंग टुडे, और जो उनको चाइना से तकलीफ है वो हमसे होगी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि एक महादेव का भेजा हुआ फरिश्ता आया जिसका नाम ट्रम्प है, और उसने वो हमारी खुशफहमी दूर कर दी। क्योंकि अगर यही खुशफहमी का झटका हमें 2-3 साल के बाद लगता, जिस टाइमलाइन पे, मैं एज ए पर्सन, मैं इसको कोई किसी को एट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं एज ए पर्सन, मैं एज ए ऑब्जर्वर और स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, मैं एक वर्ल्ड वार या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देख रहा हूँ 2 या 3 साल में। उस सर्कमस्टांसिस के बीच में अगर ये झटका हमें लगता, तो शायद हमें हमें बहुत ठेस पहुंचती। ये इस टाइम पे लगा है, हमें बुरा लग रहा है, लगेगा भी, लेकिन आई थिंक ये एक महादेव की इच्छा है कि सही टाइम पे लगा, हम टाइम से जाग गए। ये हो गया हम्म। एक पे। दूसरा जो आपने पूछा, जियो पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स दुनिया में एक रीसेट हो रहा है, ग्लोबल रीसेट हो रहा है। और एक सिस्टम जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चला, और आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 100 साल के ऊपर चल गया, हम्म। उसका भी चेंज होने का टाइम आ गया। क्योंकि उस सिस्टम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो एक एक करके फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी हम्म। एग्जांपल यूएन है, जो वर्ल्ड वॉर 2 की पैदाइश है, लेकिन उससे पहले, जो उसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 में उसका जो प्रेडिसेसर था, क्या कहते थे उसको, अभी नाम याद आ जाएगा, सम नेशंस जो भी था, यूनाइटेड नेशन का जो पहले वाला अवतार था। तो इसकी उत्पत्ति तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई। तो इसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, हम देख रहे हैं वो कैसे मैनिपुलेटर, डब्ल्यू एच ओ फेल हो रहा है, यूनिसेफ का कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे ओलंपिक कमेटी, हमारे ऑल दो इंस्टीट्यूशंस हैव बीन करप्टेड। हमें, अगर आप हम्म। इंटरनेशनल ओलंपिक पे उनके जो प्रेसिडेंट की एग्जाम देखेंगे लिस्ट को, तो अगर उनकी उनकी एक बायोग्राफी को देखेंगे आप, वो बायोग्राफी नहीं जो उनके वेबसाइट पे है, वो बायोग्राफी जो लोग कहते हैं उनके बारे में, तो वो सारे माफिया है। तो एक टाइम आ चुका है जहां पे एक रीसेट का टाइम था, तो एक ट्रिगर की जरूरत थी। अगर हम ये सोचते कि रशिया, यूएसएसआर रशिया का एक इवेंट हुआ, उसमें यूएसएसआर टूटा, रशिया बना, 1990 की बात है, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ कम चलती थी,
लेकिन उसमें ट्रिगर बना उस टाइम अफगान का, जो अफगानिस्तान के अंदर जो रशियन का और अमेरिका का उसके खिलाफ जो हुआ। इसी तरीके से अभी जब रीसेट होना है सोशल मीडिया के दौर में, क्या होगा कि एकदम से हमें वो खबर एकदम से दिखती है। अभी मोदी साहब से हाथ मिलाया वांगी ने तो आ गया खबर। उधर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब रशिया पहुंच गए तो उनकी फोटो आ गई। तो हम्म, नेचुरली हम बम्बार्ड हो रहे हैं बहुत ज्यादा खबरों से। बट फैक्ट ये है हिस्टोरिकली कि जब भी एक रीसेट होता है या एक पावर रीअलाइनमेंट होती है तो एक ना एक ट्रिगर होता है। पास्ट में वो वायलेंट हुआ, रशिया का टूटने वाला। इस बार उस ट्रिगर का नाम टी से ट्रम्प है। तो ग्लोबल रीसेट ड्यू था। रशिया, इंडिया, चाइना का कॉन्सेप्ट 20 साल से ट्रम्प पुतिन साहब लगे हुए थे, नहीं बन रहा था। ब्रिक्स बन रहा था, नहीं बन रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, सब ऐसे ही चल रहा था हवा में। और सडनली एक बंदा आता है जो कन्फेस करता है कि मुझे ब्रिक्स मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि वो मेरे डॉलर को खाना चाहता है। और वो ही बंदा ब्रिक्स की झंडी के रूप में जाना जाएगा। कि 2025 में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण दो ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एक ब्रिक्स और एक आरआईसी, और आरआईसी में आप बड़ी जल्दी आप जुड़ते हुए देखेंगे ईरान को। तो उसको अब रिक्की कहिए कि आरआईसी की, जो भी कहिए, एक बड़ा, एक बहुत बड़ा एक पावर एक्सेस यहाँ बनने वाला है। और उसका जननी, उसको जन्म देने वाला जो दाता है वो ट्रम्प साहब है। वो ट्रम्प है। तो बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, और जो ग्लोबल रीसेट ड्यू था उसको ट्रम्प ने किया। लेकिन अब आप दूसरी तरफ से देखें, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, क्योंकि हम ट्रम्प से चिड़े हुए हैं, मैं खुद भी मीम्स डालता रहता हूँ। बट फैक्ट ये है कि अगर ट्रम्प की सिचुएशन से आप देखें, उसको प्लेटर पे दिया गया यूक्रेन का वॉर, जो वो नहीं चाहता था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको दिया। और यूक्रेन वॉर में भी ऑलमोस्ट पीस 22 में हो चुका था। टर्की में जो समझौता हुआ था वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सबोटाज किया था। तो यूक्रेन उसको प्लेट में मिला। इसराइल और ईरान की तो खैर बड़ी प्रॉब्लम है, और ईरान 45 साल से सैंक्शंस में है, वो भी उसको सिचुएशन बनी हुई मिली। और उसका इन सब के बावजूद उसकी जो आंखें थी वो थी चाइना के ऊपर। उसके लिए अमेरिका ने बाइडेन के टाइम पे ट्राई किया कि भारत को यूज करके चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हिमालयस में लड़ा जाए, चाइना को यहाँ घेरा जाए, और फिर किसी बहाने से जो भी ताइवान शाइवान करना है। वो इंडिया ने किया नहीं। और उसके लिए मैं अपनी लीडरशिप के लिए को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने नहीं किया। तो हमारे ऐसे उन्हें लगा गया कि ये काम करने वाले नहीं है। तो उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है चाइना को रोकने के लिए? अगर चाइना की ज्योग्राफी देखें आप तो क्या है, ऊपर रशिया है, रशिया से पहले उलझे पड़े हो आप। सेंट्रल एशिया उसके लेफ्ट में है, सेंट्रल एशियन रीजन। उसमें अभी अगर आपको अभी अजरबैजान और अर्मेनिया का जो संधि हुई है उसमें एक अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके रिप्रिकॉशन, जो मैं ग्लोबल वॉर की बात कर रहा हूँ, 2 साल में 3 साल में हमें देखने को मिलेंगे जब रिएक्शन उल्टी तरफ से आएगा। बिकॉज सीएआर जो है वो रशिया और चाइना का बैकयार्ड है, और वहां अगर अमेरिका घुस रहा है यूक्रेन से हाथ धो के, तो वो एक और ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन रहा है। उसके बाद आप जब नीचे की तरफ आते हैं चाइना के, तो उससे जुड़ता है अफगानिस्तान, जो ऑलरेडी टर्मोइल में है। ठीक है, उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है चाइना के साथ, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट दे दी है चाइना ने और रशिया ने मिलके। फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है भारत, फिर आता है बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान का सीपैक जो उनका था वो उन्होंने कर दिया बंद, अमेरिका ने आके, चाइना को सॉर्ट आउट करने के लिए। दूसरी जो कॉरिडोर बना रहा था चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर सीमैक, उसको भी बंद करा दिया। और म्यांमार में जो रेयर अर्थ की ड्रिलिंग चाइना खुद करता था, अपनी कंपनीज उनकी खुद ही उठा के लेके जाती थी, उनसे खरीदता नहीं था। चाइना म्यांमार से रेयर अर्थ नहीं खरीद रहा था, वो खुद आके वहां से माइन करता था। उसमें अराकान आर्मी को घुसेड़ के अमेरिका वहां गेम खेल रहा है। तो अमेरिका की कंपल्शन थी कि भारत ने नहीं किया तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम्म, उस चक्कर में क्या हो गया कि उनको पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना पड़ा, बांग्लादेश को ऑन बोर्ड लेना पड़ा। बांग्लादेश में रजीम चेंज करवाई पहले। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, एक डीप स्टेट कह लीजिए आप, या स्टेट डिपार्टमेंट की एक सोच है जिसके अनुसार काम चलता है। तो वो उन्होंने पहले बांग्लादेश को किया। अभी आपने सुना होगा 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट हुआ कि चाइना किसी कोई सामान नहीं खरीदेगा, तो चाइना को यहाँ से उन्होंने बाहर कर दिया। हम्म, म्यांमार में प्रॉब्लम खड़ी कर दी, पाकिस्तान का कॉरिडोर खत्म कर दिया। तो अब ट्रंप की कंपल्शन थी चाइना को हैंडल करना। हम्म, रशिया को तो उलझाया हुआ था उसने। उस कंपल्शन के चक्कर में क्या हो गया कि क्योंकि चाइना को सॉर्ट आउट करने के लिए इसने पाकिस्तान और बांग्लादेश का सहारा लिया, उसका डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया। तो उसके कारण क्या हुआ कि भारत और चाइना के बीच में जो थोड़ा तनाव कम हुआ था वो तनाव और कम हो गया। और आज हमारे 3 एग्रीमेंट साइन हो गए। अभी मोदी साहब एससीओ की जा रहे हैं। तो एक नई जो पुतिन साहब का इतने सदियों सदियां तो नहीं कहते, दशकों का जो उनका अटेम्प्ट थी,
कि RIC बने, वो बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही तो कहा सर। कुछ मजबूरी भी थी, मगर इसको अगर मैं समअप करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल रीसेट का टाइम आ चुका था। पुराने सिस्टम फेल हो रहे थे, करप्ट हो रहे थे, और उस सिस्टम के लिए एक ट्रिगर चाहिए था। वो ट्रिगर ट्रंप ने दे दिया। एक्सीलेंट। जी। सो सर सेकंड, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि ट्रस्ट तो हम यूएस को भी नहीं कर सकते, और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया में वो ट्रस्ट डेफिसिट काफी है अभी। तो इंडिया चाइना के रिलेशन को क्या आपको लगता है कि इंडिया यूएस को बिल्कुल बाईपास नहीं तो एट सम एक्सटेंट उसको दिखाएगा कि नहीं यार, हमारे पास रशिया है, हमारे पास चाइना है, यू माइंड योर ओन बिजनेस? तो आपको लगता है कि चाइना फिर से कहीं एक बैक स्टेप, पाकिस्तान को सबमरीन भी दे रहा है, उसको जेट्स, फाइटर जेट सब कुछ सप्लाई कर रहा है? तो आप कहाँ, आपकी क्या ओपिनियन है कि ये रिलेशन सिर्फ ये तो नहीं है कि कॉस्मेटिक या सिर्फ दिखाने के लिए होता है, शोबाजी होती है, एक्चुअल में कुछ ऑन ग्राउंड कुछ लगता है आपको होगा इन दोनों का, इंडिया एंड चाइना का? आप जब पावर डायनेमिक्स देखते हैं वर्ल्ड का, तो आप क्लियरली देखेंगे कि जब तक एक भूटान जैसा एक इनोसेंट इग्नोरेंट सा देश हो, छोटा सा, तो लोग आपको पालने के लिए तैयार है। कोई आपसे को फालतू में आपसे पंगे नहीं लेता, बोला यार अच्छा बच्चा है। थोड़ा नेपाल जैसे हो जाते हो, जिसमें आपको लगता है कि उसकी एक स्ट्रेटजिक वैल्यू है, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इधर इंडिया है, उधर बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है, तो फिर उसमें पावर प्लेइंग शुरू होती है। फिर एक श्रीलंका जैसा देश आता है, कटा फटा है। LTT के टाइम पे वहाँ अमेरिकन भी आए, इसराइली भी आए, पाकिस्तानी भी आए, और हमने जाके IPK भेजा। वो चलता, तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू, और ये वैल्यू जो है वो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक साइज और मिलिट्री पावर की नहीं होती। जो जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स का कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है दुनिया में, उसमें आप कहाँ खड़े हो, उस पे क्या होता है कि लोग आपको वैसे ट्रीट करना शुरू करते हैं। हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि 2047 में हमने डेवलप्ड नेशन बनना है। ये तो हम्म। होगी कागज की बात। ऑन ग्राउंड हमारी इकॉनमी इस टाइम दुनिया में सबसे तेज चल रही है। मिलिट्री प्रोव्स हमने दिखा दी सिंदूर में। तो नेचुरली आप राइज कर रहे हो एज अ रीजनल पावर, एमिंग टू बी ए ग्लोबल पावर। हालांकि हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी सनातनी वो है, कि हम नहीं चाहते कि किसी ग्लोबल पावर के हाथ में दुनिया को सौंपा जाए। तो मल्टी पोलर वर्ल्ड, जिसमें एक इधर हो एक उधर हो, दो दो ना हो, तीन चार पांच हो, ताकि दुनिया में बैलेंस बना रहे। अगर आप उस जर्नी पे चल पड़े और आप ये उम्मीद करें कि लोग आपके साथ फेयर गेम खेलेंगे, आपको हेल्प करेंगे ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल। तो फिर गलती है। तो इसका सीधा निचोड़ ये है कि हमें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी है। और जो ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने देखो एक ही सिचुएशन को कैसे पढ़ा जाता है। मैंने ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत अकेला लड़ा और उधर टर्की आ गया, अजरबैजान आ गया, अमेरिका बीच में कूदा, तो मुझे लगा, मुझे मुझे गर्व हुआ अपने देश पे कि अकेले खड़े हैं और लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं हम अकेले थे। नेचुरली इसराइल हमारे कांटेक्ट में था, रशिया हमारे कांटेक्ट में था, बातें हो रही थी, पब्लिक स्टेटमेंट भी हमारे सपोर्ट में दिए गए। मिलिट्री सपोर्ट हमने कारगिल की तरह नहीं ली। कारगिल पे तो हमारे कफिन भी, जहाँ से जवानों की बॉडी लाई गई थी, वो भी इसराइल से इंपोर्ट करने पड़े थे हमें। तो हम अकेले नहीं थे, हम अकेले लड़ रहे थे क्योंकि हमें किसी की जरूरत नहीं थी। उसको दूसरा देखना, जो अपोजिशन की तरफ देखो, बोलो देखो हमारे साथ हम अकेले थे जी, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ तीन खड़े तो क्या उखाड़ लिया, मार ही खाई ना। तो ये तो है, ये फैक्ट ये है कि ये आपको फेंड फॉर योरसेल्फ होगा। अभी जब उस लीग में आप घुस चुके हो, जहां आप चांद पे पहुंचने वाले चार पांच देशों में आ गए, आप सेटेलाइट किलर कंट्रीज में आ गए, आपके पास अपने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं गिने चुने वो चार पांच, और न्यूक्लियर पावर हो आप तो चार, ये जो फ्रांस फ्रांस को तो आपको गिनना ही न्यूक्लियर पावर गिनना बेवकूफ़ी है, कागजों वाली न्यूक्लियर पावर है। तो आप लोग जब उस लीग में पहुंचे, और उस लीग में वो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिन्होंने जो सोचते हैं कि इनका रंग ब्राउन है तो ये इंफीरियर है, ये तो हो ही नहीं एग्जैक्टली। सकते, हमने इनके ऊपर राज किया, तो आपको एक रफ एंड शॉर्टी ट्रीटमेंट वैसे भी दिया जाएगा। रही बात चाइना की, तो उसमें एक थोड़ा फर्क ये है कि USA से राइवलरी और चाइना से थोड़ा फर्क है। USA दूर बैठा है, जियोग्राफी बहुत बड़ा गेम प्ले करती है। चाइना किसी टाइम पे हमारा नेबर नहीं था। हमने 1950 में अपनी बेवकूफियां करके उनको तिब्बत में आने दिया, उनको तिब्बत। राइस पकड़ाया, हमने उसको अपने पड़ोसी बना लिया। अब बना लिया ना, बन गया, फैक्ट है। फिर हमारे आपस में प्रॉब्लम चलती रही। चाइना की गेम बड़ी क्लियर थी। चाइना चाहता था पाकिस्तान को हमारे साथ लड़ाना। बांग्लादेश में भी उसने वही गेम खेली, हमारे खिलाफ तैयारी की, तो हमारे कहना रजीम चेंज करवा दी। और फिर साथ में हमारे साथ उसका यह था कि कभी बीच में बॉर्डर पर टेंशन बना के रखो, और वीरान पड़े हुआ है हिमालयाज का इलाका, उसमें 50 मीटर उनकी तरफ चला गया, 200 मीटर हमारी तरफ आ गया, किसने जाके देखना है।
कुछ नहीं होना, लेकिन जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं किया गया। और फिर हमारी कुछ पार्टी उठ के एमओयू करती है, तो वो अलग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस सिनेरियो में मेरा ये कहता हूँ कि जो 70 साल से हमने चाइना के साथ रिलेशनशिप किया, चाहे अच्छा किया, हिंदी चीनी बाय बाय किया, फिर 62 की मार पड़ी, फिर 67 हमने उनको पीटा, वो चलता रहा, तो वो कामयाब नहीं हुआ है। आज फर्क ये आ रहा है, दो बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ही फर्क ये है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, चाइना में कुछ बहुत सीरियस ट्रबल चल रही है जिसकी पूरी खबर दुनिया को है नहीं। मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहता। दूसरा, अमेरिका ने चाइना को बहुत ज्यादा तंग किया, हमारे ऊपर टैरिफ टैरिफ ही बोला ना, और तो कुछ नहीं कहा। हमारी अभी भी बहुत सारी, जिस दिन टैरिफ की लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन नासा का और भारत, हमारा इसरो का सैटेलाइट या कॉमन एग्जैक्टली। इकट्ठा चला गया। तो वो कई चीजें चल रही हैं, और हम सबको पता है ट्रम्प 2 साल की हवा है, ये निकल जाएगी। ये रिलेशनशिप में डिप लगा, लेकिन बाद में स्टडी हो जाएगा। अ, विश्वास नहीं होगा, और अच्छी बात है, अलर्ट रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, लेकिन रिलेशन चलेगा, रिलेशन नहीं खत्म होता। चाइना के साथ क्या हुआ कि चाइना को बहुत मार पड़ी है, सी पैक में मार पड़ गई, उसके काफी सारे रिसोर्सेज रशिया में यूज हुए, मिलिट्री रिसोर्सेज। सी मैक उसका बंद हो गया, बांग्लादेश से उसको निकाल दिया गया। तो अब चाइना तो बिल्कुल ही लैंड लॉक, एक्चुअली चाइना के पास साउथ चाइना सी के अलावा कुछ है नहीं, और वहां पे उसको ब्लॉकेट करने के लिए दुनिया खड़ी है, करे ना करे बात की बात है, एक फ्लैश पॉइंट है। तो मेरा ये मानना है इस टाइम कि हम चाइना को समझते हैं कि ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। चाइना हमें भी सोचता होगा रिलायबल नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लड़ते रहे, लेकिन हमारा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया, 130-140 बिलियन डॉलर ट्रू। क्रॉस कर गया। ट्रू। आज अगर हम वो बिजनेस ठप करते हैं, तो हमारी अपनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हम्म। है ना, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, जो मेन मेजर हमारे पूरे बजाज के सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, तभी राहुल बजाज उल्टे सीधे बयान देता रहता है उनका। एवरीथिंग बजाज टुडे इज मेड इन चाइना, इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। की। इस तरीके से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, मेरा ये मानना है कि हमें एक इस हालत में, जब चाइना कॉर्नर हो रखा है, जब हम चाइना से हाथ मिला रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि जिस दिन सब ठीक हो गया, चाइना उल्टा काटने को हमें आएगा, बिकॉज उसकी फितरत में वो है, एज पर आर असेसमेंट। क्योंकि वो भी सिविलाइजेशन है, हम भी सिविलाइजेशन है, तो कुछ ट्रेड्स होते हैं, ये धोखा देते हैं। हमारे मंदिर में, साउथ इंडिया के एक मंदिर में, पता नहीं 14वीं 15वीं शताब्दी का मंदिर है, जब इनकी नेवी यहाँ आती थी, वहाँ एक स्टैचू है कि एक इंडियन के पीठ में चाकू मार रहा है चाइना। तो इसका, इसको एज ओके। भारतीय, एज डीएनए हम समझते हैं कि ये कुछ इसकी बैकग्राउंड है, इस कांट बी ट्रस्टेड। बट क्या आप उसे हम्म। इग्नोर कर सकते हो? हम्म। नहीं। तो क्या ऑप्शन है? उसका ऑप्शन ये है कि जैसे चाइना हमें आंखें दिखाता है, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, वो सारा ट्रेड डेफिसिट ही है, हम लेते ही लेते हैं उनसे, हम उनसे खरीद ही रहे हैं, हम उनको बेचता बहुत बहुत कम है, और को छोड़ के। तो आप चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट करो। और आज के हालत में, जब उसका पाकिस्तान से सी पैक खत्म है, उसका म्यांमार से सी मैक खत्म है, तो हम क्यों नहीं उनको एक कॉरिडोर देते? क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने उत्तराखंड से इनको गुजरात तक एक कॉरिडोर दें, जिसमें वो ट्रांजिट फीस पे करे, पाइपलाइन ले करता है ईरान के साथ, तो उसकी रॉयल्टी दे, और हम अपना बॉर्डर उनके साथ सेटल कर लें। अगर चाइना इस, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी उसकी हो गई, और उसकी पूरी लाइफ लाइन एनर्जी सिक्योरिटी भारत के थ्रू आने लगी, तो चाइना में जितना मर्जी गंदे से गंदा डिक्टेटर आ जाए, वो हमारे से पंगा नहीं लेगा। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा कि जो हमने 70 साल लड़ाई झगड़ा कन्फ्रंट्रेशन आंखें दिखाने का काम किया, उससे कुछ हुआ तो नहीं ना। आज चाइना बैकफुट पे है, उसके यूएस एक रीजन है, उनके इंटरनल टर्मोइल उसका एक रीजन है, उसकी टूटती हुई इकोनॉमी उसका रीजन है, और उसकी एनर्जी इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उसके कॉरिडोर सारे बंद हो गए हैं। ईरान से एक ट्रेन आती है, वो भी यूएसए ने जब से वहां पे पंगा किया, और एचटीएस का जो पंगा चल रहा है, और जो अजरबैजान और अर्मीनिया का जो सब खाब है, उसमें वो ट्रेन भी नहीं चलेगी। तो आ जाकर, अगर चाइना को एनर्जी चाहिए, और हम उसको वो कॉरिडोर बना के देते हैं, और उस कॉरिडोर में हम पैसा भी कमाते हैं, और हम एक ऐसा ट्रैप तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं कि चाइना चाहे भी तो हमसे लड़े ना। तो इससे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है? ठीक हमें, बात। अगर अगर आप उसको नहीं फंसाओगे ना, तो 5 7 10 साल के बाद वो काटने को आएगा। ये आप बट लिख के सर, ले लीजिए। सीपैक भी तो वही पाकिस्तान ने किया था, अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया था चाइना को। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सीपैक का क्या आप ये मतलब ऑफर दे रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं या सो कॉल्ड एक आइडिया दे रहे हैं कि एक पैरेलल रूट देना चाहिए चाइना बिल्कुल। चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता? को? इनफैक्ट ओके। मैंने 2019 में किताब लिखी थी, फिक्शन थी वो, क्वाइटली फ्लोज द जेलम। उसमें मैंने एक ऐसी पिक्चर पेंट की हुई है, उसमें हम्म। बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस में हमारी डायरेक्ट इंटरफेरेंस की मैंने हम्म। इमेजिनरी एक फिक्शन की थी। हम्म। लेकिन आप भी जानते हो कि इमेजिनरी कुछ नहीं होता दुनिया में, सही कोई बात। फिल्म कुछ नहीं होता, तो कुछ ना कुछ होता है।
तो ये ओके। लग रहा था कि एक टाइम आएगा, बिकॉज उससे क्या होगा, ये जो आप कह रहे हो चाइना, 85% इन्वेंट्री पाकिस्तान आर्मी की चाइनीज है। हम्म। और पाकिस्तान उठ के बैठ गया अमेरिका की गोद में। ये जो हम्म। सबमरीन एक जो आप कह रहे हो ना, इसके पहले 4 जहाज अमेरिका आए थे इनके पास, पाकिस्तान को दिए थे चाइना ने, चारों के इंजन सीज हैं। तो वो इस सबमरीन को आप ज्यादा मत देखो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अमेरिका से हमारी पंगा चल रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा जॉइंट सैटेलाइट भी हो रहा है। पर आप इमेजिन कीजिए कि आसिफ मुनीर के थ्रू उसको व्हाइट हाउस में लंच कराने के बाद आपने सी पैक बंद करवा दिया। चाइना ने कोशिश की थी कि, क्योंकि टीटीपी वाले भी मारते थे इनको और बीएलए वाले भी मारते थे, तो चाइना ने कोई पिछले साल एक मीटिंग करवाई थी काबुल में। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान अफगान फॉरेन मिनिस्टर और इनका फॉरेन मिनिस्टर मिले थे। उन्होंने कहा था ऐसे करो, अफगानियों को बोला कि आप टीटीपी को कंट्रोल करो, पैसे वैसे ले लो। पाकिस्तान को कहा तुम टीटीपी से जो भी एग्रीमेंट करना करो, जो लड़ना मरो, लेकिन हमें मत तंग करो। तो ये चल पड़ा था। और सी पैक की नॉर्दर्न पोर्शन की सिक्योरिटी वो इंश्योर कर रहे थे, बिकॉज उनका ये डिसीजन था कि ठीक है, नीचे बलोचिस्तान से हम ग्वादर नहीं पहुंच सकते, तो मैं पेशावर से हम निकलेंगे, आपने सुना भी होगा पेपर में, पेशावर से हम्म। काबुल जाएगा सी पैक। और काबुल से फिर वो ईरान को जाने का उन्होंने बोला नहीं था, वो अंडरस्टूड था। पेशावर से नीचे आने के बजाय, नीचे तो सड़क बन गई है, ऊपर ले जाओ उसको, काबुल के साथ जोड़ो और काबुल से फिर ईरान से कनेक्ट कर दो। ये हम्म। प्लान था। उसी हम्म। चक्कर में 2 हफ्ते पहले जब फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको पाकिस्तान आना था, तो उसकी जो क्लियरेंस यूएन ने देनी थी, वो क्लियरेंस यूएस ने बंद कर दी। इसका मतलब ओके। ये है कि यूएस ने यूज करके चाइना की सारी ऑप्शंस बंद कर दी। तो आपको लगता है जब उसकी ऑप्शंस बंद हो गई तो चाइना ब्लेम किसको करेगा? वो पाकिस्तान को हम्म। पहले ब्लेम करेगा ना, कि जो कल तक जो हम्म। हमारा बोटियां खाता था, एट्टी हम्म। फाइव परसेंट इक्विपमेंट हमारा है, वो अमेरिका की गोद में बैठ गया, सी पे बिल्कुल। खत्म हो गया। और वही बिल्कुल। अमेरिका ने चाइना चाइना को हर्ट किया सीरिया में, उसी अमेरिका ने हम्म। चाइना को हर्ट किया ईरान के अंदर। तो सर। ये बिल्कुल सही मौका, कुछ जेएफ शेफ कुछ नहीं आने वाला, हमें इनकैश करना चाहिए। हाँ हाँ जी। जी, सॉरी। तो यही अमेरिका, जब हम देखते हैं, आप आई नो आप को बहुत नेक्स्ट मैं मीटिंग तो, में जाना है। आपका जी लास्ट जी क्वेश्चन है, रियल क्विक आपका आंसर चाहूंगा मैं, कि जी। यूएस यूक्रेन और रशिया में भी अब टांग अड़ा दी है। काफी पहले से कोशिश कर रहा था, फाइनली अब ट्रम्प तो ये कह रहा है कि अभी करो। तो आपके सिर्फ 2 मिनट में आपकी ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि 30 दिन हो पाएगी सक्सेसफुल? मेरा ये मानना है, और हो सकता है कि 2 महीने बाद हम आपके चैनल में बैठ के चीयर्स बोलें जहाँ मैं सॉरी बोलूं। मेरे को ये लगता है कि अमेरिका यूक्रेन से निकलना चाहता है, वो निकल चुका है। ओके। अमेरिका ने पुतिन को बोला कि तूने जो करना कर, और यूरोप को बोला कि तुम सिक्योरिटी दो यूरोप यूक्रेन को। लड़ाई नहीं बंद करने के लिए यूरोप को बड़ी तकलीफ है, वो लड़ाई नहीं बंद करना चाहते। उनको लगता है कि पुतिन का, रशिया का जब तक सत्यानाश नहीं होगा यूरोप सेफ नहीं है। रशिया का सत्यानाश नहीं हो सकता। जिस कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो 14% हो, और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हो, और आर्कटिक सर्कल पूरा उसका पैरों के नीचे हो, वो देश बर्बाद नहीं हो सकता। तो मेरे को संक्षिप्त में आपको ये बताता हूँ, क्योंकि अमेरिका सेंट्रल एशिया रीजन में घुसने की कोशिश कर रहा है, अजरबैजान और अर्मीनिया, और जाके वो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में घुसेगा। और वहां घुसेगा मतलब वो रशिया और चाइना चाइना को चैलेंज करेगा, बिकॉज वो उनका बैकयार्ड है। वो घुसने के लिए अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि यूक्रेन में भी लड़े, सेंट्रल एशियन रीजन में भी घुसे, इधर इसराइल में भी फंसा हुआ है ईरान के साथ। तो इसने अपना पल्ला छुड़ा दिया। क्योंकि आप कंडीशन पढ़िए क्या बोल रहा है वो कह रहा है यूरोपियन यूनियन को कि आप सिक्योरिटी दो यूक्रेन को, यूक्रेन हथियार खरीदेगा, आप उसको फंड करो आप उसको नेटो फंड के करो। 5%, और मैं हथियार बेचूंगा। तो मेरी इंडस्ट्री चलती रहेगी, मिलिट्री हाँ इंडस्ट्रियल हाँ। कॉम्प्लेक्स चलता रहेगा। हाँ जी। और आप लड़ो मरो जो मर्जी करो। पुतिन से जो हाथ मिलाया वॉर क्रिमिनल हाँ। डिक्लेयर करने के बाद, उसको बोला कि तूने जो पिटाई करनी, जिस तरीके से पुतिन पुतिन अलास्का मीटिंग के बाद रशिया जैसे पीट रहा है यूक्रेन को, वो अगर आप स्टडी करें तो पिछले 1.5 साल में इतना अग्रेसिव कभी नहीं था। तो ये बड़ा क्लियरली दिखाता है कि इस पीस वीस में कुछ नहीं होने वाला, और जिलेंस्की इस पीस को डिसरप्ट करेगा, अमेरिका इसके हथियार बेचेगा, और पुतिन तब तक इनको कुटता रहेगा जब तक पुतिन का अपना पर्पस, जो एम है, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, सॉल्व नहीं होता। बाकी सर आते हुए आने वाला समय बताएगा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड जैसे आप ट्विटर पे अपनी बेबाक राय रखते हैं, बिल्कुल बोल्डली और स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, वैसे ही आपने आज यहाँ पर डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स पे टच बेस किया। तो आप सर मेरे चैनल पे आए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू वंस अगेन वेरी सून, वेरी सून। सर थैंक यू थैंक एंड जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।